आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम जो प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज ले रहे हैं जिसमें 500 क्वेश्चन हैं। इन 500 क्वेश्चनों का मतलब है कि हम 500 क्वेश्चनों से आपको 5-6 हजार क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक एक प्रश्नों के ऑप्शनों को अलग अलग तरीके से समझाएंगे भी। ये ऑप्शन आएगा तो ये प्रश्न आएगा और ये प्रश्न आएगा तो ये उत्तर आएगा। इसमें हम देखेंगे कि ये 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं, इनमें हम देखेंगे जो अपना पहला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहाँ की गई। अब आपको इन ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन अपना दिल्ली, लाहौर, कानपुर और कलकत्ता, ये ऑप्शन है अपने। तो इसमें अपना रहेगा समझने की बात तो ये है कि क्रांतिकारियों के जब आप बारे में पढ़ोगे तो एक तो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और एक था आपका नौजवान सभा और एक आपका था नौजवान सभा और एक आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जो मैंने यहां आपको देखा कि क्या है ये प्रश्न अपना यही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। और इसकी स्थापना नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। चंद्रशेखर आजाद। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, इसकी स्थापना 1928 में हुई। इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी और इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप। प्रश्न अपना यह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहां की गई। यहां अपना देखिए क्या मामला है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में की थी। उसके बाद में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में की थी। उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और नौजवान सभा का मिलन हो गया, मतलब एकीकरण हो गया। तो इन दोनों से मिला के क्या बनी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। प्रश्न अपना यही है, तो आपका उत्तर क्या आया, दिल्ली। और यदि आपसे पूछे नौजवान सभा की स्थापना कहां हुई है तो आपका उत्तर आएगा लाहौर। और यदि आपसे पूछे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहां हुई है तो आपका उत्तर आएगा कानपुर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके। यह आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा, सभी को पता है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, का गठन किस योजना के तहत हुआ। योजना पूछ रखी है, आप समझिए प्रश्न को। क्रिप्स योजना 1942 में क्रिप्स योजना आई थी भारत में, और कैबिनेट योजना 1946 में, यदि आपको सन की बात आई तो। और माउंटबेटन योजना है वो आपकी है 1947, और वेवेल योजना है वो है आपकी 1944-45। प्रश्न क्या है समझिए। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट योजना के आधार पर हुआ है। और यदि आपसे पूछे माउंटबेटन योजना के बारे में तो भारत को स्वतंत्रता की बात आए या भारत का विभाजन की बात आए तो आपका उत्तर आएगा माउंटबेटन योजना। देखो, क्रिप्स योजना के बाद में वेवेल योजना आई हुई है। यदि क्रमानुसार की बात आई तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। पहले क्रिप्स योजना, फिर उसके बाद में वेवेल योजना और उसके बाद में कैबिनेट योजना और माउंटबेटन योजना। ये क्रमानुसार है।
आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी और भारत 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को मनाया गया पहला स्वतंत्रता दिवस। और भारत का विभाजन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत का विभाजन मतलब भारत और पाकिस्तान जो दो बने हैं, देश बने हैं, स्टेट बने हैं, तो ये भी माउंटबेटन योजना। और रेडक्लिफ योजना, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया, वो सिरिल रेडक्लिफ है। वो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही रेडक्लिफ योजना का गठन हुआ है। और जो कैबिनेट योजना है, कैबिनेट योजना के आधार पर ही अपने चुनाव हुए थे और उस चुनाव में भारत जो अपने कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 296 सीट थी टोटल। उन 296 में से 24% सीट मुस्लिम लीग को मिली थी। उस कारण ये नाराज हो गए थे कैबिनेट मिशन से और कुछ समय बाद में फिर ये मान गए थे। तो चुनाव से ये नाराज होने के बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप है ना सरकार का गठन कर लो। सरकार मतलब अस्थायी सरकार बोल देते हैं या अंतरिम सरकार बोल देते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये कैबिनेट योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न अपना तीसरा प्रश्न, हिंदी भारत की खालिस्तान है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आए हैं। मैंने प्रत्येक क्वेश्चनों को क्यों अच्छे तरीके से सोच समझ के फिर क्वेश्चनों का संग्रह किया है, 5500 क्वेश्चनों का। तो आप प्रश्न अपना तीसरा क्वेश्चन, हिंदी। आप सभी को पता है हिंदी भारत की भाषा है, ये तो सभी को पता है। और भाषा का मतलब होता है हम अपने विचारों को चाहे वो लिखकर प्रकट करें, चाहे हम बोलकर प्रकट करें, मतलब मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के ये दो रूप हैं और हमारे विचारों का आदान प्रदान और या हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही भाषा है। इनमें आप देखेंगे हिंदी भारत की खालिस्तान है। अधिकतर बच्चे इन दोनों में से सिलेक्ट करते हैं। यहां पर राष्ट्रभाषा 2 बार आ गया, मैं यहां राजकीय भाषा लिख देता हूं। अधिकतर बच्चे इन दोनों में से ऑप्शन चूज करते हैं। तो आपका भारतीय संविधान के अनुसार बताना है, तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। हिंदी को राजभाषा कहा गया है। राष्ट्रभाषा और राजकीय भाषा का भारतीय संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। आपको आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम 14 भाषाएं थी और अभी 22 भाषा है, जिसका 8वीं अनुसूची में जिक्र है। हिंदी भारत की राजभाषा है। थोड़ा सा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपरों में आया हुआ है। अगला प्रश्न, 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? सभी ने एक एक दो उपाधियां दी है। प्रश्न अपना ये, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? किसी ने राष्ट्रपिता कहा है, किसी ने बापू कहा है। आपको सीधा बता देता हूं मैं, आपके हिसाब से क्या उत्तर आएगा वो आप सोच सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है और लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। वन मैन बाउंड्री फोर्स। और यदि मैं 5वां एक उदाहरण और लूं आपके नॉलेज के लिए, तो आपका उत्तर आएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा है। अधनंगा फकीर। सभी के एक एक दो प्रश्न आप देखिए। तो आपका बापू ये रहा, तो आपका उत्तर क्या आया? जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर। समझिए क्या मामला है। राष्ट्रपिता, देखो
सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज से संबंधित है, आपने ये तो समझा होगा। और जब वे सुभाष चंद्र बोस रंगून में थे तो रंगून के रेडियो से 1944 में इनको संबोधित किया कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया रंगून से 1944 में, और राष्ट्रपिता कहा और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए और आजाद हिंद फौज की उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं मांगी और हाथ जोड़ के कहा कि आप हमारे साथ रहना और हमारा प्रति आशीर्वाद बनाए रखना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, रंगून से कहा है 1944 रेडियो भाषण पर। जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा है, बापू, ये जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा है। समझ रहे हो मेरी बात? गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा है रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है महात्मा गांधी को। लॉर्ड माउंटबेटन, वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्या मामला है? बताते हैं कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कलकत्ता के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए, और उन दंगों में महात्मा गांधी क्या काम किया? महात्मा गांधी दिल्ली से, पहले दिल्ली थे विभाजन के समय, और सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए दिल्ली से कलकत्ता चले गए और मुस्लिम लीग को समझाया, और जहां पर मुस्लिम लोग थे उनको भी समझाया कि आप हिंदुओं को ना मारो या किसी अन्य पर आप अत्याचार ना करो। तो इनके कहने पर इन्होंने ये कलकत्ता चले गए गांधी जी। कलकत्ता जाने के बाद में ये अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद में ये लोग मान गए। कौन माने? सांप्रदायिक दंगे रुके, कहां रुके हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता में रुकने के बाद में माउंटबेटन ने कहा कि यदि 5000 सैनिक होते ना, 5000 हथियार सहित यदि सैनिकों, तो भी ये दंगे नहीं रुकने थे, पर इस महात्मा गांधी जी के कारण रुके हैं, तो इसलिए इन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से संबोधित किया। किसको? गांधी जी को। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब प्रश्न आता है, विंस्टन चर्चिल ने अधनंगा फकीर क्यों कहा? प्रश्न अपना है ये। विंस्टन चर्चिल, आपको पता होगा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे भाग लेने के लिए। लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद में जो महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी वो ब्रिटेन की सरकार ने नहीं मानी। तो ये जब महात्मा गांधी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, कहां से? सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा अधनंगा फकीर। अधनंगा फकीर जब कहा, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और वहां से जब सफलता नहीं मिली तो महात्मा गांधी वहां से चल पड़े, तो चर्चिल ने उस समय महात्मा गांधी जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तब कहा था अधनंगा फकीर। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया है। जिस तरीके से अभी जो चल रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर, क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। अब प्रश्न अपना क्या है? ऑपरेशन पोलो का। पोलो, ऑपरेशन पोलो। देखो, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1999 में कारगिल की, आप सभी को पता होगा, और भारत उसमें जीता था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना, कब हुई थी? 1999 में। नाम क्या दिया था? कारगिल की लड़ाई। और उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन विजय।
ठीक है। अब अपना प्रश्न है ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो है वो हैदराबाद से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। ऑपरेशन विजय आए तो किससे संबंधित है? पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1999। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान। अब ऑपरेशन पोलो था क्या? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? उन 562 रियासतों में से हैदराबाद भी एक था। तो हैदराबाद के नवाब ने विलय नीति पर साइन करने से मना कर दिया। विलय नीति का मतलब भी मैं भारत में भी शामिल नहीं होता और मैं पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होता, मैं स्वतंत्र रहूंगा, एक अलग राज्य बनाऊंगा हैदराबाद। तब भारत ने क्या काम किया? एक ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया था। ऑपरेशन पोलो सैनिक अभियान बोल देते हैं कई बार। और भारत ने फौज भेजी। कहां भेजी? हैदराबाद में। और उस हैदराबाद में क्या हुआ? सेना ने आक्रमण किया और हैदराबाद रियासत को भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। आपको यह भी बता देता हूं, 562 रियासतों में से सबसे अधिक जो रियासतों का एकीकरण किया है या मिलाई है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गठन किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पर। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सरदार पटेल की याद में बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि इन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण किया। एकता का प्रतीक मतलब, एकता का प्रतीक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑपरेशन पोलो आपके समझ में आया होगा। पाकिस्तान ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर। अब पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए भी मैं आपको एक पर्सन नॉलेज के लिए बता देता हूं। पोखरण परमाणु परीक्षण, देखो पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में भी हुआ है और पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में भी हुआ है, 1999 की लड़ाई से पहले। पर 1974 में जो मई 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ है पोखरण में, उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? स्माइलिंग बुद्धा है ऑपरेशन जो अपना परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, उसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से संबोधित किया गया है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से आए तो आपका उत्तर आएगा पोखरण परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 वाले को कहा गया है, 1974 वाले को। और गोवा था, गोवा भारत में बाद में सम्मिलित हुआ है। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, यह पुर्तगालियों के अधीन था गोवा और भारत की स्वतंत्रता के कुछ समय बाद में गोवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ है। इसके लिए सन जिक्र करते हैं 1961, 1961 गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ रियासतें रह गई थी, कुछ फ्रांसीसी के अंदर रह गए थे, कुछ पुर्तगाली के अंदर रह गए थे, जो कि भारत की स्वतंत्रता के कुछ समय बाद में भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित हुए। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति। आपने कभी यह सोचा है कि राष्ट्रपति भारत के बन गए थे 24 जनवरी 1950 को? राष्ट्रपति भी बन गया था और उपराष्ट्रपति भी बन गए थे 24 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और आपने पॉलिटिकल साइंस में यह पढ़ा भी होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के भाग लेते हैं, पर लोकसभा और राज्यसभा है ये तो 1952 में आई है। तो प्रश्न सोचने वाला है। भारत का पहला निर्वाचित पूछे,
चाहे मनोनीत पूछे। मनोनीत और निर्वाचित में अंतर देखिए। जब आपसे पहले प्रश्न आए भारत का पहला मनोनीत सदस्य बताओ, तो मैं आपको बता देता हूं, मनोनीत की बात आए तो मनोनीत है 24 जनवरी 1950, और निर्वाचित की बात आएगी तो आएगा लोकसभा और राज्यसभा 1952। इसके अंतर समझिए। मनोनीत किया था संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। और उसके बाद में ये रहे 1952 तक, और उसके बाद में जब लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी वही जीत गए जो पहले मनोनीत थे। तो आपका चाहे मनोनीत प्रश्न आए चाहे निर्वाचित आए, उत्तर आपका वही आएगा। तो आपका उत्तर रहेगा, राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो पहले राष्ट्रपति अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पूछे तो ये अपने पहले उपराष्ट्रपति हैं। कौन है ये? उपराष्ट्रपति। इनकी याद में ही तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को, प्रतिवर्ष 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन था? पहले प्रधानमंत्री। ये कब बने थे प्रधानमंत्री? ये बने थे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। राष्ट्रपति कब बने हैं? 1950। तो लियाकत अली कौन थे? ये भी पीएम है। ये किसके पीएम है? ये पाकिस्तान के पीएम है। जवाहरलाल नेहरू किसके पीएम है? ये भारत के पीएम है। ये पहले हैं तो ये भी पहले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके? भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति पूछे चाहे मनोनीत पूछे, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है। भी आपसे कोई पूछ ही ले कि इसके अंदर अंतर बताइए मनोनीत और निर्वाचित में, तो आप समझ जाना। अगला प्रश्न अपना 7वां, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? शहीद पूछा है। देखिए, आप सभी को पता है 1857 की क्रांति और चर्बी वाले कारतूस, और आप सभी को पता है कि चर्बी वाले कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी के बारे में जिक्र आता है। भी उनके कारतूसों के ऊपर यह चर्बी लगी होती थी और इन सैनिकों को ये छीलनी पड़ती थी यूज करने से पहले, और छीलनी पड़ती थी तो इससे धर्म का खतरा हुआ। भी हमारी धार्मिक धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भारतीय जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों के विरुद्ध होने की बात आएगी तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं इन ऑप्शनों के हिसाब से। मंगल पांडे ने यह कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया, और मना कर दिया। यह 34वीं बटालियन का बंदा है। आप समझिए प्रश्न को। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और उसके बाद में क्या हुआ? मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, हयूक्शन और बाग को। एक का नाम हयूक्शन है, एक का नाम बाग है। गोली मार दी। गोली मारने से हयूक्शन मर गया, बाग बच गया। इनके ऊपर मुकदमा चला दिया और फांसी की सजा दे दी। तब मंगल पांडे ने कहा था अंग्रेजों के लिए, मारो इन फिरंगियों को। तो प्रश्न आए, मारो फिरंगियों को, यह लाइन किसने कही? मंगल पांडे ने। किसको कही? अंग्रेजों को कही। तो मंगल पांडे का नारा भी बन गया, हयूक्शन को मारा है, इनको फांसी की सजा होगी। तो अपना पहला शहीद कौन हुआ? मंगल पांडे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
पर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कहां से स्टार्ट हुई? ये घटना है, ये बैरकपुर की है, बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी। और यदि पूर्ण रूप से कब स्टार्ट हुआ तो आपका उत्तर आएगा मेरठ। मेरठ से पूर्ण रूप से स्टार्ट हुई है 1857 की क्रांति। मैंने ये लिखा भगत सिंह। अब देखो ये तो जिक्र 1857 का है, भगत सिंह को फांसी तो 1931 में हुई है, तो भगत सिंह का 1857 की क्रांति के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगत सिंह को ने तो सैंडर्स की हत्या का, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था और सैंडर्स को मारा था, और फिर इनको भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो हम इसको तो यही कह ही नहीं सकते भी भगत सिंह 1857 की क्रांति में है, ये नहीं है। मंगल पांडे पहला शहीद है, और रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब, देखो आप, नाना साहिब तो कानपुर के शासक हैं, ये लोग कानपुर, और रानी लक्ष्मीबाई है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप सभी को पता होगा, कि आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। नाना साहिब, देखो एक तो था भाई नाना साहब, और इनके साथ में एक बंदा था तांत्या टोपे। कौन था? तांत्या टोपे। अब ये इन्होंने विद्रोह कर दिया कानपुर की बात, और कानपुर में किसने विद्रोह किया? नाना साहिब। कौन है साथ में? तांत्या टोपे। अंग्रेज आ गए, ये लो अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए तो अंग्रेज ज्यादा थे, ये कम थे। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नाना साहिब नेपाल भाग गया। कहां भाग गया? नेपाल भाग गए। बाकी कौन बच गया? तांत्या टोपे। तांत्या टोपे क्या काम करा? इनके पास गया, कालपी जा पहुंचा। अब कालपी किसके पास मिला जाके? रानी लक्ष्मीबाई के पास। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कहां किया? झांसी में किया। अब झांसी में विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया? हयूरोज आया। रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया? तांत्या टोपे ने किया। रानी लक्ष्मीबाई ने गुरु किसको मान लिया? तांत्या टोपे को मान लिया। सहयोगी किसको मान लिया? तांत्या टोपे को मान लिया। फिर हयूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को जब वीरगति को प्राप्त हुई, तब हयूरोज ने कहा था कि मैंने 1857 की क्रांति में एक ही मर्द लेडीज को देखा है, एक ही मर्द महिला को देखा है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। किसने कहा है? हयूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को किसने दबाया है? हयूरोज ने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हयूरोज, ये रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि यह, देखो, गंगाधर राव और दामोदर राव, गंगाधर राव का लड़का था दामोदर राव, और दामोदर राव को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, दत्तक पुत्र था दामोदर राव, और अंग्रेजों ने बैठने नहीं दिया, तो इन्होंने इनके अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने देखो 2/22 लिए, ताकि आप थोड़े से पजल तो हो ही। यदि पजल नहीं होंगे तो आपको फिर ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, पजल नहीं होंगे तो इसलिए आपको मैंने थोड़ा बहुत पजल करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पूछा है, यह आपका सही उत्तर है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 दिसंबर गणित दिवस रामानुज की याद में, 21 जून योग दिवस, विश्व योग दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल
पृथ्वी दिवस, 22 दिसंबर गणित दिवस, 21 जून योग दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस। ये आपके समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हयूम। ए.ओ. हयूम एलन, ए का मतलब एलन ऑक्टेवियन हयूम ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहां की? प्रश्न ये है, मैं कुछ भी ऑप्शन दे दूं चाहे। ए.ओ. हयूम ने कोई अध्यक्षता नहीं की है, एक लाइन में समझ जाना, बस ये संस्थापक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है बस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. हयूम ने नहीं की है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको पजल करने के लिए दे दिया था। 1925 में जो कानपुर की अध्यक्षता की है वो तो सरोजिनी नायडू ने की है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। महिला भारतीय, क्योंकि यदि सीधा महिला आएगा तो आपका उत्तर एनी बेसेंट आएगा, और एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता की है वो 1917 में की है। तो अब मैं प्रश्न दोबारा बोल रहा हूं, ए.ओ. हयूम ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार भी नहीं की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो ए.ओ. हयूम हैं। ए.ओ. हयूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब अपना प्रश्न यह था, कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की है सरोजिनी नायडू ने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। और यदि आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष आए भारतीय ना आए, तो आपका उत्तर आएगा एनी बेसेंट 1917। 1914 बेलगांव, यहां गांधी जी आएगा, क्योंकि गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की, एक ही बार। आपसे पहली बार अध्यक्षता पूछे तो आपका उत्तर आएगा 1924 बेलगांव, और यदि लास्ट बार पूछे तो भी आएगा बेलगांव, क्योंकि एक ही बार कही है, फर्स्ट और लास्ट। और 1907 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो की है रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसका बना था नरम दल और गरम दल। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सुरत अधिवेशन। तो आपका उत्तर क्या आया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो ए.ओ. हयूम ने एक बार भी नहीं की है। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? प्रश्न अपना यह है, देखो मूल, जहां पर मूल आ जाए, दोनों, मैं एक बार प्रश्न बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझना, अंतर देखना। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? मूल आते ही इसका मतलब होता है 26 जनवरी 1950। मूल का मतलब जड़, मूल का मतलब शुरू में। क्या मेरी बात समझ रहे? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, आपका कौन सा उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से, सोचना थोड़ा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात आ रही है। मौलिक कर्तव्य 1976 में एक सवर्ण सिंह समिति थी। कौन सी समिति? सवर्ण सिंह समिति के कहने पर जोड़े गए थे। सवर्ण सिंह समिति के कहने पर जोड़े गए थे, ऐड किए गए थे। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो आपका प्रश्न क्या बना? भी ये तो मूल पूछ रहे हैं, मूल तो 1950 है, तो 76 में जोड़े हैं ये तो मूल का मतलब क्या हुआ? फिर 0 है।
0 है। यदि आपसे पूछे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं या मौलिक कर्तव्य कितने है पूछे या थे पूछे, तो समझने वाली बात है कहां है, मूल हटा देते हैं अभी। आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य कितने हैं 11, थे कितने 10। ये 10 कब जोड़े गए 1976 में। कौन सी समिति, श्रवण सिंह समिति। मूल संविधान में कितने हैं 0। आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और उसमें यह पूछ ले मूल में बताओ, तो आपका उत्तर आएगा 7। मूल में पूछे तो क्यों, क्योंकि उस टाइम थे। और वर्तमान में पूछे तो 6। एक हटा दिया तो कौन सा हटाया, संपत्ति का अधिकार। अब वो भी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। यदि आपसे पूछे, एक तो होता है 42वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन। एक है 44वां संवैधानिक संशोधन, 44वां संवैधानिक संशोधन। ये आपकी नॉलेज के लिए है। ये 42वां संवैधानिक संशोधन है, ये भारतीय संविधान में जोड़ने की बात करता है, ये घटाने की बात करता है। जब आपसे पूछे भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, 6 किए गए, ये संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन से हटाया गया, तो हटाया का मतलब घटाया है, तो ये उत्तर आएगा 44वां। यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो यह आएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। जब जोड़ने की बात आएगी तो 42वां संवैधानिक संशोधन, और घटाने की बात आएगी तो 44वां संवैधानिक संशोधन। यह 1976 की बात है, यह 1978 की बात। क्या मेरे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे आपके? ये हमने 10 प्रश्न किए हैं। इसी तरीके से अपने को 500 क्वेश्चन करने हैं। आप सोचो कितने के ज्ञान में आपके वृद्धि होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज 10 क्वेश्चन किए। इसी तरीके से अपने को 500 क्वेश्चन करने हैं। 500 क्वेश्चनों में आप देखोगे कि किस तरीके से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। एक एक प्रश्नों को अपने को समझना है कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन आए तो कौन सा प्रश्न आएगा, और कौन सा प्रश्न आएगा तो कौन सा उत्तर आएगा। और ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज है। ये 10 क्वेश्चन की पहली क्लास है। आगे वाली क्लास में हम 20-20, 25-25 क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।